हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकन दबाएं। तो हमने शुरू की थी कंप्लीट एनसीईआरटी, तो जिसमें हमने 6th और 7th की ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी थी उसे कंप्लीट कर लिया था। आज हम 8th क्लास की ज्योग्राफी का 4th लेसन करने वाले हैं। तो आपने हमारे साथ बने रहना है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम करेंगे आज खेती बाड़ी, जो कि होता है एग्रीकल्चर। इसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे, तो आपने हमारे साथ एंड तक बने रहना है इस वीडियो के। और चलिए शुरू करते हैं अपना लेसन। कि जो आपने कभी बिस्कुट खाए होंगे, ठीक है, तो वो आपने कभी सोचा है कि वो बिस्कुट बनते कैसे हैं? ठीक है, तो उस बिस्कुट के बनने की कितनी प्रक्रियाएं होती हैं। तो वो सबसे पहले वो कच्चा माल होता होगा, फिर उसे तैयार किया जाता होगा, फिर उसके बाद उसको बाज़ारों में बेचा जाता है। तो कितनी क्रियाएं आ गई, 3-4 क्रियाएं आ गई, और पता नहीं कितनी लेयर्स होती हैं बीच में जिनसे वो होकर गुजरता है। तो हम इसी के बारे में ही पढ़ेंगे। तो ये जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं? वो 3 प्रकार की होती हैं। मतलब कि अगर किसी भी प्रोडक्ट को, ठीक है, सबसे पहले उसे कच्चे माल पहला कच्चा माल तैयार किया जाता है, फिर उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट बनता है मैन्युफैक्चरिंग के बाद। तो उसकी 3 प्रक्रियाएं होती हैं। सबसे पहले होती है प्राइमरी, ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंडरी एक्टिविटी, फिर उसके बाद आ गया टर्शियरी एक्टिविटी। तो सबसे पहले देखेंगे प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है। प्राइमरी एक्टिविटी प्राथमिक क्रियाएं, सेकेंडरी एक्टिविटी द्वितीयक क्रियाएं, और टर्शियरी एक्टिविटीज तृतीयक क्रियाएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सीधा कच्चे माल से संबंधित है। जैसे कि हम धरती से कोई भी प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज निकालते हैं, तो वो क्या है? वो प्राइमरी एक्टिविटी है। जैसे हम खेती बाड़ी करते हैं, तो वो क्या है? खेती बाड़ी कि हम सीधा धरती से निकाल रहे हैं, तो वो क्या है? वो भी प्राइमरी एक्टिविटी ही है। कि जैसे अगर हमने कच्चा माल तैयार कर लिया, हमने गेहूं की फसल, कणक की फसल उगा दी, राइस की फसल उगा दी, तो क्या जो गेहूं होता है वो हम सीधा खा लेंगे? नहीं। तो गेहूं से और भी कितनी सारी चीज़ें बनती हैं। तो गेहूं क्या है? गेहूं एक कच्चा माल है। तो गेहूं से जैसे बिस्कुट बन सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें पानी मिलाया जाएगा, दूध मिलाया जाएगा, फिर जाके कहीं बिस्कुट बनेंगे। ये तो होगी सिर्फ एक बात। और इसी तरह जो कच्चे माल होते हैं, ठीक है, कच्चे माल से ही हम तैयार माल करते हैं। जो फाइनल गुड्स होता है उसी कच्चे माल से ही तैयार करते हैं। तो जब उस कच्चे माल से जब हम दूसरी चीज़ों को बनाते हैं, उसे मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी आपने पढ़ लिया कि प्राइमरी एक्टिविटी सीधा हम जो धरती से निकालते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन, जो भी हम उत्पादन करते हैं, किससे? प्राकृतिक से, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्राथमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ द्वितीयक क्रियाएं, जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ब्रेड, कि हम ब्रेड बनाते हैं। हमें सीधा ब्रेड धरती से तो नहीं निकलता कि सीधे ब्रेड ही हम खाने लग जाएं। हम उसको कई चीज़ों से मिलकर बनाते हैं। वेविंग ऑफ क्लॉथ्स, की जो कपड़ों की बुनाई होती है, तो पहले तो वो धागे होते हैं, तो ठीक है, उनसे फिर धीरे धीरे वो किया जाता है, बनाया जाता है सारा कपड़ा। तो ये भी क्या है? ये मैन्युफैक्चरिंग है। और टर्शरी एक्टिविटीज़ कौन सी हो गई? तृतीयक क्रियाएं, जिसमें हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसे मेनली हम सर्विसेज या सेवा क्षेत्र कहते हैं। सेवा क्षेत्र मतलब कि जैसे कि जो ट्रांसपोर्ट हो गया। आप अगर कच्चे माल का किसान भाई है, उसने फसलों का उत्पादन किया, अगर उसकी फसल बाजार में बिकी ना पाई तो फायदा क्या है उसके उत्पादन करने का? टाइम पर उसने टमाटर की फसल उगाई, उसने फूलों या फलों की सब्जियां उगाई, उसके उगाने के बाद उसको कोई फ़ायदा मिलेगा अगर टाइम से वो लोगों को बेच ही ना पाए उन वस्तुओं को? तो जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है, जो परिवहन है, इस काम को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आ गया ट्रेड, व्यापार, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, कि आपको जो अपना सामान बेचना है उसके लिए पैसे चाहिए, ठीक है। अगर आपकी जो फसल है वो बर्बाद हो गई फिर, और उसके बाद एडवर्टाइजिंग, मतलब कि आपको अपनी फसलें हैं या फिर कोई भी आपने उत्पादन किया है तो उसको आपको बेचना भी तो है, तो एडवर्टाइजिंग के जरिए ही बेच पाएंगे। ये सभी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो आप बैंक से लोन लेंगे इन क्रियाओं को करने के लिए, या इन क्रियाओं के द्वारा ही जो हम कच्चा माल तैयार करते हैं, या जो फाइनल गुड्स होती हैं जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग करके बनाते हैं, इन्हीं क्रियाओं के द्वारा ही, मतलब सेवा क्षेत्र की मदद से ही ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छे ढंग से चल पाती हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एग्रीकल्चर की, ठीक है। एग्रीकल्चर एक क्या है? प्राथमिक क्रिया है। तो हम इसमें क्या क्या उगाते हैं? अगर आपसे मैं पूछूं क्वेश्चन कि आप एग्रीकल्चर में क्या क्या उगाते हैं, तो आप फसलों के नाम बता दोगे। जैसे कि क्रॉप्स हो गया,
ठीक है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ठीक है। तो आपको ये बात शायद ना पता हो, जो हम पशुओं को पालते हैं, ठीक है, या जो मछली पालन करते हैं, या जो हम धरती के अंदर से खनिज निकालते हैं, ठीक है, ये सारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं। पर ये जो रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, मतलब कि जो हम पशु पालते हैं या फूलों की खेती करते हैं या मछलियाँ पालते हैं, ये सभी हमारी एग्रीकल्चर में आता है, ठीक है, किसमें, खेती बाड़ी में आता है। आप रेशम के कीड़ों को क्या करते हैं, पालते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एग्रीकल्चर ही कहते हैं। तो सिर्फ एग्रीकल्चर में सिर्फ फसल बो देने से, फसल को बो देना ही सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं कहलाता, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। क्रॉप्स को, फसलों को उगाना, फ्रूट्स जो फल होते हैं, सब्जियों को, फूलों को, और जानवरों को जो हम पालते हैं। और जानवरों से आपको पता ही है हमें बहुत कुछ मिलता है, हमें दूध, घी, मक्खन, और उनसे मीट, उनके जो हेयर होते हैं उनसे काफ़ी चीज़ें बनाई जाती हैं, उनके जो चमड़े से लेदर की चीज़ें बनाई जाती हैं, तो हमें इनसे काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। तो विश्व की जो 50% जनसंख्या है, कितनी, विश्व की, पूरे वर्ल्ड की जो 50% जनसंख्या है, वो किस में, कौन से सेक्टर में लगी हुई है, वो सिर्फ खेती बाड़ी करते हैं वो लोग। और जो हमारे भारत की अगर बात करें, हमारे भारत की लगभग 2/3 आबादी, मतलब 2/3 आबादी कितना, क्या, कौन से काम में करने में लगी हुई है, वो सिर्फ खेती बाड़ी करती है। क्या करती है, सिर्फ खेती बाड़ी करती है। और खेती बाड़ी करने के लिए कौन सी चीज़ जरूरी होनी चाहिए, खेती बाड़ी करने के लिए जो वहाँ का तापमान है, वहाँ की जो जलवायु है, वो फेवरेबल होनी चाहिए, मतलब कि उसके उपयुक्त होनी चाहिए, तभी हम खेती कर पाएंगे। राजस्थान में पानी की कमी है, आप रेतीले जगहों पे खेती कैसे कर पाओगे अगर आपके पास पानी की कमी है। तो ये बात है ना कि वहाँ की जो फेवरेबल टोपोग्राफी है वो होनी चाहिए, कि वहाँ पर जो, वहाँ का जो तापमान है, वहाँ का जो मौसम है, वहाँ का जो जलवायु है, वो सारी उपयुक्त होनी चाहिए हमें कोई भी फसल उगाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये एरेबल लैंड क्या होती है। ये एक टर्म है, एरेबल लैंड कौन सी होती है, जहाँ पर हम खेती बाड़ी करते हैं, जो खेती योग्य भूमि होती है, ठीक है, उसे हम एरेबल लैंड कहते हैं। अभी हम एक मैप देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर खेती की जाती है, या एरेबल लैंड है कि जहाँ जहाँ खेती बाड़ी की जा सकती है। तो यहाँ पर आपको इमेज दिख रही है, ये पूरे वर्ल्ड की इमेज है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत कहाँ है, हमारा प्यारा भारत ये रहा। और उसके बाद ये आपको दिख रहा होगा, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये है अफ्रीका। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये है साउथ अमेरिका, जिसमें ब्राज़ील भी था, अमेजन के जंगल यहीं तो थे, ठीक है। और ये कौन सा देश है, ये है नॉर्थ अमेरिका। और ये कौन सा देश है, ये है यूरोप। और ये आपको पता है ये सारा एशिया है। और ये ऑस्ट्रेलिया। और अंटार्कटिका को तो हम भूल ही गए, यहाँ पर अंटार्कटिका है जो कि पोल्स पर स्थित है, यहाँ पर सारा साल ही बर्फ जमी रहती है। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पर ये सारा आपको थोड़ा सा ग्रीन जैसा पार्ट दिख रहा होगा, ठीक है, आपको लिटिल लिटिल ग्रीन है। तो ये सारे कौन से एरियाज हैं, ये सारे एरेबल लैंड है कि जहाँ पर खेती बाड़ी की जा सकती है। भारत में देखिए कितनी ज़्यादा जगह है। और यहाँ पर चाइना में इस वाली साइड में, ईस्ट वाली साइड में, आप अगर ऑस्ट्रेलिया को देखोगे तो यहाँ पर ईस्ट वाली साइड में ही सिर्फ खेती की जा सकती है, और थोड़ी सी वेस्ट वाली साइड में। बाकी ये सारा यहाँ पर तो आपको रेगिस्तान ही देखने को मिलेगा। आपको पता है सहारा रेगिस्तान यहाँ पर है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान। यहाँ पर आपको खेती नहीं कर पाएंगे, पर इस वाली साइड में जो तटवर्तीय कोस्टल एरियाज हैं और इसके बीच में, ठीक है, यहाँ पर सब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप खेती की जा सकती है, मतलब यहाँ पर खेती योग्य भूमि है। तो आपको पता लग गया होगा। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारे जो एग्रीकल्चर में कौन कौन सी जो चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर में सबसे पहले तो हम खेती बाड़ी करते हैं, उसमें क्या क्या करते हैं, खेती बाड़ी जो एग्रीकल्चर है वो क्या है, उसका हम मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। द साइंस ऑफ आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉयल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइफ स्टॉक इज ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग। कि जो हम पशुओं को क्या करते हैं, पशुओं को हम पालते हैं, फसल जो सोयल को पहले हम उसको एग्रीकल्चर प्लगिंग से, ठीक है, उसको हम जोतते हैं, फिर उसके बाद हम उसमें बीज डालकर फिर सिंचाई करते हैं, फिर उसमें फसलें उगाते हैं। तो ये जो मिट्टी को तोड़ने की जो क्रिया है, कल्टीवेशन करने की, ठीक है, खेती बाड़ी करने की, जुताई करने की, तो इसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। अब आ गया सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या है, जिसमें हम सिल्क वर्म क्या होते हैं, जो रेशम के कीड़े होते हैं, ठीक है, ये रेशम के कीड़ों को जब हम पालते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। और पीसी कल्चर क्या हो गया, पीसी कल्चर होता है कि जब भी हम
मत्स्य पालन मतलब कि मछलियों को पालते हैं, कहाँ पर, टैंक्स और पोन्ड्स में, तो इसको हम क्या कहते हैं, पीसी कल्चर कहते हैं। अब विटीकल्चर आ गया। अब विटीकल्चर क्या होता है कि जब भी हम कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, कि हम जब भी ग्रेप्स होती हैं जो अंगूरों की खेती करते हैं उसे हम विटीकल्चर कहते हैं। अब हॉर्टिकल्चर आ गया। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, जब भी हम वेजिटेबल जो सब्जियां, फूल और फ्रूट्स, ठीक है, इन सभी का जो उत्पादन करते हैं, किस लिए उत्पादन करते हैं, मेनली हम इसको बेचने के लिए, कमर्शियल वाणिज्यिक रूप से इसको जब बेचने के लिए इसका उत्पादन करते हैं तो उसे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ गया फार्म सिस्टम। फार्म सिस्टम में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हम करते क्या है फार्मिंग में, मेनली हम इसमें जो फार्म सिस्टम में जो उपयोग करते हैं, किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं, जैसे कि बीज हो गए। अगर आपके पास बीज नहीं होंगे तो आप उगाओगे क्या, फर्टिलाइजर्स जो खादें होती हैं, मशीनरी, आपको मशीनें तो चाहिए ना, जो खेत में हमने जुताई करनी है उसके लिए हमें ये चाहिए, मशीनरीज चाहिए। उसके बाद हमें लेबर भी तो चाहिए कि अपने आप मशीन्स क्या सारा काम कर देंगी, नहीं कर पाएंगी। और उसके बाद हमें प्लगिंग करनी पड़ेगी, है ना, इन ट्रैक्टर की मदद से। फिर उसके बाद हम उसमें बीज बोएंगे, फिर उसके बाद हम इरिगेशन, पानी सिंचाई करेंगे। उसके बाद वीडिंग। वीडिंग क्या होता है कि जब भी वहाँ पर अनवांटेड प्लांट्स नहीं उग जाते, कि जो भी हमें प्लांट्स नहीं चाहिए होते, ठीक है, जो भी हम जितना भी पानी डालते हैं तो वो हमारी फसलों की बजाय वो जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो कि हमारे कोई भी मतलब के नहीं है, वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, तो उनको जब पानी लगने लग जाता है तो उसे हम वो वीड्स होते हैं, ठीक है, उसको हम जब काट देते हैं तो उसे वीडिंग कहते हैं। फिर उसके बाद आती है लास्ट क्रिया, वो होती है हार्वेस्टिंग की, जिसको हम कटाई कहते हैं। तो बाद में फसलों को काट दिया जाता है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मशीनरी में, यहाँ पर ट्रैक्टर है, यहाँ पर सीड है, यहाँ पर केमिकल वाली जो फर्टिलाइजर्स हो सकते हैं, और यहाँ पर प्लगिंग, सोइंग, स्प्रेइंग, क्रॉप्स को बाद में उगाया जाता है। और यहाँ पर आपको एक फार्मर दिखाई दे रहा होगा। अब आ गया फिजिकल इनपुट्स। क्या होते हैं कि जो प्राकृतिक रूप से फसलों को उगाने में मदद करते हैं, जैसे कि सनशाइन हो गया, तापमान, स्लोप, ढाल कैसी है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वर्षा कितनी हो रही है वहाँ पर। अगर वर्षा नहीं होगी तो आप कौन सी फसलें उगाएंगे, जो सबसे कम, जो फसलें हमें, जिन फसलों को कम वर्षा का पानी लगता है, फिर आप वो उगाना शुरू कर देंगे। और ह्यूमन इनपुट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि स्टोरेज, कि इन फसलों को हमें कहीं तो रखना पड़ेगा, तो वो कौन रखेगा, मनुष्य, ह्यूमन बींग्स रखेंगे। लेबर की जरूरत पड़ेगी, मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, केमिकल की जरूरत पड़ेगी। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग। जो ये फार्मिंग है वो कितने प्रकार की होती है, ठीक है। फार्मिंग जो होती है वो दो प्रकार की होती है मेनली। एक तो होती है सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरी होगी कमर्शियल फार्मिंग। अब नाम से आपको पता लग रहा होगा, सबसिस्टेंस से मतलब क्या हुआ, कि मतलब कि वो खुद के निर्वाह के लिए, ठीक है, इसे निर्वाह खेती भी कह सकते हैं। तो खुद के जो निर्वाह के लिए, सिर्फ अपने घर का गुजारा करने के लिए जो खेती की जाती है उसे हम सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। और कमर्शियल फार्मिंग जो मेनली हमें बेचने के लिए, हमें व्यापारिक रूप से जो हम फसलों को उगाएंगे, ठीक है, कि हमने सिर्फ अपने खुद के लिए नहीं खाना, हमने इसे बेचकर पैसा कमाना है, तो वो होगी कमर्शियल फार्मिंग। उससे पहले हम आते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जान लेते हैं। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, जैसे कि आपको पता है आजकल जो केमिकल्स का जो इस्तेमाल है हमारी फसलों का उत्पादन करने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। जो आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो भी हमें आजकल अनाज मिलता है वो बहुत ही मिलावट भरा होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं। क्योंकि हम पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, कितनी केमिकल वाली खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फसलों के उत्पादन के लिए। तो फिर किसान भी क्या करेंगे, अब किसानों को पता है कि अगर हम इन फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम वैसे ही, हमें इतने पैसे तो मिलेंगे नहीं फसलों को बेचने के लिए, क्योंकि उत्पादन उनका बहुत ही कम होगा। तो फिर कई साइंटिस्ट ने कहा कि अगर केमिकल वाले खादों को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो लोग भूखे मर जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि लोग भूखे मरने से अच्छा है तो लोग रज के मरें, कि मतलब कि केमिकल वाली खादों से भी, जैसा और कोई ऑप्शन नहीं है इंडिया के पास, तो यही करना पड़ेगा। तो इसलिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या करते हैं कि जो भी मैन्योर होता है, ठीक है, वो ऑर्गेनिक रूप से तैयार किया जाता है। जैसे कि जो पशुओं का जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, या फिर हमने जो भी खाद बनाई है, जो प्राकृतिक रूप से खाद बनी है, ठीक है, उसमें कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। उसमें सले गड़े सब्जियां हो सकती हैं, किचन का वेस्ट हो सकता है, जब हम उसको फेंक देते हैं तो वो खाद में तब्दील हो जाते हैं। जब हम उनका इस्तेमाल करते हैं किसमें, अपनी फसलों को उगाने के लिए, तो उसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। और ये बहुत ही, इससे जो मिलने वाली जो हमें फसल मिलती है तो वो बहुत ही ठीक टाइप की होती है, मतलब वो हमें कोई भी हानि नहीं पहुंचाती। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसिस्टेंस फार्मिंग का। किसका, सबसिस्टेंस फार्मिंग। ये कौन सी फार्मिंग होती है,
इस फार्मिंग में हम जो अपने मेनली अपने सिर्फ फार्मर की जो फैमिली होती है, ठीक है, जो कि सिर्फ उसका परिवार होता है, उसका हम उसके निर्वाह के लिए हम खेती बाड़ी करते हैं। इसमें मेनली हम जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही पुरानी किस्म की होती है, और इसमें जो काम करने वाले मजदूर होते हैं वो आमतौर पे घर के लोग ही होते हैं। तो इसको भी अब दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भागों में? एक तो हो गया इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, एक होगा प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में कौन सा आएगा कि जब भी हम एक छोटे से प्लॉट में, स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, ठीक है, बहुत ही छोटी सी जगह में हम खेती बाड़ी करते हैं, और छोटे छोटे जो आमतौर पे सिंपल टूल्स होते हैं, औजार होते हैं, उनका इस्तेमाल करेंगे, और वहाँ पर जो लेबर इस्तेमाल की जाएगी, जो मजदूर इस्तेमाल किए जाएंगे वो भी ज़्यादा होंगे। और इसमें हम एक टाइम पे एक नहीं, काफ़ी फसलें उगा देते हैं इसमें, और इसमें मोर देन वन टाइप ऑफ क्रॉप्स की हम साल में काफ़ी टाइप की फसलें इसमें उगा देते हैं। और इसमें जो हम मेन फसल उगाते हैं वो कौन सी होती है? राइस इज़ द मेन क्रॉप। और उसमें और कौन सी फसलें उगाते हैं? जैसे कि होगा वीट, गेहूँ, मेज क्या होता है? मक्का, पल्सेस दालें, और तेल वाले बीज, ऑयल सीड्स, इन सभी का हम जो है उत्पादन करते हैं। किसमें? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। अभी इसमें देखेंगे कि ये कहाँ पर की जाती है, कि जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है ये मेनली थिकली पॉपुलेटेड, कि जहाँ पर जो जनसंख्या है, आबादी है, वो बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है, वहाँ पर हम इसका ज़्यादा उत्पादन करते हैं, इस टाइप की एग्रीकल्चर का इस्तेमाल करते हैं। और ये मेन वो रीजन्स कौन कौन से हैं? वो है साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। कौन कौन से भाग? पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी एशिया, ठीक है, ये एशिया के भाग हैं जहाँ पर ये इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब आ गया प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का जो एग्रीकल्चर है। इसमें हम मेनली शिफ्टिंग कल्टीवेशन का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी? शिफ्टिंग एंड नोमैडिक हेडिंग का। शिफ्टिंग वो होती है कि जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं, कि हम शिफ्ट कर देंगे क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले हम जंगलों में जाएंगे, वहाँ पर आग लगा देंगे, और जब आग लगने के बाद फिर हम वहाँ पर सफाई करके वहाँ पर हम फसलें बीज देंगे। फिर जब उस जगह की जो उपजाऊ शक्ति है वो घट जाएगी, फिर हम वहाँ से उठ के किसी और जगह चले जाएंगे, तो इसे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। और नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है कि जो भी पशु चारक होते हैं ना, पशु चारक वो क्या करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं फसलों के लिए भी, है ना। तो वो इस तरह की जो फार्मिंग होती है उसे हमें नोमैडिक शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग कहते हैं। अब हम बात करेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन की। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कौन सी होती है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल होते हैं, ठीक है, जैसे कि अमेजोन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, और पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया। ये जो दोनों इतने सारे पार्ट्स हैं, यहाँ पर ये खेती की जाती है, और यहाँ पर जो वर्षा होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ पर जो प्राकृतिक वनस्पति है वो बहुत ही तेज़ी से अपने आप ही उग जाती है। और हम इसमें इसको उगाते कैसे हैं, ये हमने अभी पढ़ा था कि हम पहले हम जो जगह होगी उसे साफ कर देंगे, उसके बाद वहाँ पर जो एशेज होंगी, क्या होंगी, जो वहाँ की जो राख होगी वो उस मिट्टी के साथ मिल जाएगी, ठीक है। फिर हम उस पर वहाँ पर कौन कौन सी फसलें उगाएंगे? वहाँ पर हम मेज, याम, पोटैटोज, कसावा, ये सारी फसलें वहाँ पर उगाएंगे। और जब कुछ टाइम बाद वहाँ की जब फर्टिलिटी है, ठीक है, फर्टिलिटी मतलब कि जो उपजाऊ शक्ति है वहाँ की ज़मीन की वो घट जाएगी, तो हम उस ज़मीन को छोड़कर चले जाएंगे, अबैंडन कर देंगे उस ज़मीन को छोड़कर, हम कहीं और चले जाएंगे, न्यू प्लॉट ढूंढने चले जाएंगे, फिर हम उसकी खेती वहाँ पर करेंगे। और जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, ठीक है, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरित कृषि कहते हैं इसे, इसको हम क्या कहते हैं? और इसको हम कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी इसे कहते हैं। अभी हम ये नाम देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। झूमिंग खेती भारत में, इन्होंने भारत की मेनली बात की है कि ये मेनली कहाँ की जाती है, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में की जाती है, उत्तरी पूर्वी इंडिया में, उत्तरी पूर्वी भारत में ये मेनली की जाती है। और इसको क्या कहा जाता है भारत में? उसको झूमिंग कहा जाता है। अगर वही मैक्सिको की बात करें तो ये मैक्सिको में झूमिंग खेती को मिल्पा कहा जाता है, और रोका ब्राज़ील में कहा जाता है इसे। और जो लदांग है, ठीक है, ये मलेशिया में कहा जाता है, ठीक है। लदांग कहाँ पर कहा जाता है इसको? किसको भला? इसको झूमिंग खेती को, जो भी यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन है या फिर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है। अब आपको याद रखना है, इन्होंने 6 नाम गिना दिए, लदांग, रोका, मिल्पा, झूमिंग, स्लैश एंड बर्न, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, आपको ये नाम याद रखने हैं,
इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ गया नोमैडिक हर्डिंग, तो ये कहाँ पर की जाती है, सेमी एरिड एंड एरिड रीजन, शुष्क रीजन जो होते हैं, अर्ध शुष्क और शुष्क रीजन, जहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती। अब यहाँ पर लिखा ही हुआ है सहारा, ठीक है, सहारा तो आपने पढ़ा था, यहाँ पर 10-11 कंट्रीज आती हैं यहाँ पर, जो रेगिस्तान है सहारा का। और सेंट्रल एशिया, ठीक है, सेंट्रल एशिया और सम पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के भाग में भी कुछ की जाती है। कौन कौन से वो भाग हैं, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर। राजस्थान में आपको पता है कितनी ज़्यादा बारिश नहीं होती, तो ये मेनली शुष्क प्रदेशों में ये जो नोमैडिक हर्डिंग है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर एक इमेज दिख रही होगी, तो यहाँ पर आपको एक पर्सन दिख रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है ये पर्सन, यहाँ पर पशु है, इनको लेकर जा रहा है सड़क पर, ठीक है, मतलब ये किसी और जगह जा रहा होगा। क्यों जा रहा है, क्योंकि वो उसके क्लाइमेट के हिसाब से, अब उन्होंने देखा कि अच्छा यहाँ की जलवायु थोड़ी चेंज हो गई, तो चलिए हम यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं। तो इस टाइप की जो फार्मिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, इस टाइप की फार्मिंग को हम हर्ड्समैन नोमैडिक हर्डिंग कहते हैं। और इसमें जो हर्ड्समैन होता है, ठीक है, हर्ड्समैन कौन, ये जो आपको दिखाई दे रहा है पर्सन, ये क्या करता है, ये एक जगह से दूसरी जगह जाता है। क्यों जाता है, फॉडर एंड वाटर की तलाश में। किसकी, जो चारे की, इन पशुओं को चारा भी तो खिलाना है कि नहीं, इन पशुओं को चारा भी खिलाना है और इनको पानी की तलाश में। तो ये एक जगह से दूसरी जगह, जब भी वहाँ पर देखते हैं कि हमें इस चीज़ की कमी हो रही है, तो ये दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं। और ये मेनली क्लाइमेट के चेंज होने से ही एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। और इसमें हम मेनली कौन कौन से जानवरों का इस्तेमाल करते हैं, ये लोग कौन कौन से जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, तो वो जानवर हैं शिप, कैमल, याक, गोट्स। ये मेनली जो जानवर है इनके द्वारा पाले जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाए जाते हैं। और ये जो जानवर हैं इनसे हमें क्या क्या मिलता है, अगर कोई फ़ायदा मिलता ही नहीं होगा तो फिर ये शिफ्टिंग करेंगे ही क्यों। तो इनसे जो मेन मिलने वाली चीज़ें हैं वो है मिल्क, दूध, मीट, मांस, वूल, ऊन, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो और भी काफ़ी चीज़ें हमें इनसे मिलती हैं। तो इनके लिए ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब आ गया कमर्शियल फार्मिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। कमर्शियल फार्मिंग कौन कौन सी होती हैं, कि कमर्शियल फार्मिंग में होता क्या है कि जो भी हम फसलों का उत्पादन करेंगे उसको मेनली हम मार्केट्स में अपने खुद के व्यापार करने के लिए, कि हमें निर्वाह करना है, ठीक है, हमें निर्वाह नहीं करना, हमें ज़्यादा पैसे कमाने हैं, इसलिए हम इन फसलों को उगाते हैं। कि हमें मेनली इसका जो मोटिव है, जो उद्देश्य है कमर्शियल फार्मिंग करने का, मेनली पैसा कमाना है, तो हम इसको उगाते हैं और बाज़ारों में बेच देते हैं। क्रॉप्स भी उगाते हैं और एनिमलों को, जो जानवर होते हैं उनको पालते भी हैं। तो इसमें जो पैसे की जो है, जो कैपिटल है, जो हमने पूंजी इस्तेमाल करनी है और जो लेबर इस्तेमाल करनी है वो भी बहुत ज़्यादा करेंगे। और जिसमें हम मशीनों का प्रयोग करेंगे, मशीनें भी अच्छी, मतलब कि बहुत ज़्यादा मशीनों का प्रयोग किया जाएगा इसमें। और इसमें कौन कौन सी टाइप्स आती हैं, जो कमर्शियल फार्मिंग है इंक्लूड्स इसमें ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ग्रेन मतलब कि जो अनाज उगाते हैं, मिक्स्ड मतलब मिश्रित, और प्लांटेशन मतलब रोपण। तो हम इसमें कौन कौन सी फसलों का उत्पादन करते हैं, इसमें हम वीट हो गया, मेज मतलब कि जो गेहूं है, और जो गेहूं और उसको जो भी है हमारा मेज जो कि मक्का है, इसका हम उत्पादन करते हैं। जो मेजर एरियाज़ हैं जो इनको उत्पादन करने वाले हैं कमर्शियल ग्रेन्स फार्मिंग प्रैक्टिस आर, कि ये कहाँ कहाँ पर जो वाणिज्यिक खेती है ये कहाँ कहाँ पर मेनली की जाती है, आर टेम्परेट ग्रासलैंड, कि ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स में ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो कि नॉर्थ अमेरिका के आपने ग्रासलैंड पढ़े से कि वो टेम्परेट ग्रासलैंड है। कौन से थे वो, प्रेरीज ग्रासलैंड उनका नाम था। तो वो वहाँ पर मेनली किए जाते हैं नॉर्थ अमेरिका में, और यूरोप एंड एशिया में भी किए जाते हैं। कहाँ कहाँ पर, यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। These areas are sparsely populated with large farms spreading over 100 of hectares, कि जो यहाँ पर आपको जो पॉपुलेशन मिलेगी यहाँ पर वो बहुत ही दूर दूर स्थित है, बहुत ही कम पॉपुलेशन मिलेगी। और यहाँ पर जो आपको फार्म मिलेंगे, ठीक है, फार्म क्या होंगे, वो बहुत ही हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स की, मतलब जो है वहाँ पर आपको फार्म मिलेंगे, वो उनकी जो उनका जो साइज होगा वो बहुत ही बड़ा होगा, वो बहुत ही बड़े होंगे। पर फिर भी यहाँ पर इनको जब विंटर्स आती हैं तो ये यहाँ पर इनको बहुत ही समस्याएं होती हैं, क्योंकि वो विंटर्स में इतनी फसलें नहीं उगा पाती। अब बात करेंगे हम मिक्स्ड फार्मिंग की। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या है, फूड एंड फॉडर क्रॉप्स, कि जो हम खुद के खाने के लिए भी, और जो फॉडर क्रॉप्स है मतलब जो पशुओं के लिए जो फसलें उगाई जाती हैं उनके चारे के लिए वो, और पशुओं को पालेंगे भी, इसे हम मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। कि तीनों को हम एक जगह एक साथ ही मिला देते हैं, तो इसे हम मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। और ये मेनली कहाँ कहाँ पर की जाती है, ये मेनली यूरोप,
ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। ये इन जगहों पर कौन सी की जाती है, यहाँ पर मिक्स्ड फार्मिंग की जाती है। क्या की जाती है, मिक्स्ड फार्मिंग करी जाती है। अब आ गया प्लांटेशन, ये हो गया रोपण कृषि। ठीक है, इसमें क्या होता है रोपण कृषि में कि इसमें जो हम फार्मिंग करते हैं इसमें हम किसी एक विशेष फसल को ही उगाते हैं, जैसे कि या फिर चाय हो गई, या फिर कॉफ़ी, या जो गन्ना होता है शुगर केन, या कैश्यू, रबड़, बनाना या कॉटन, इन सभी का हम उत्पादन करते हैं। और इनके लिए जो हमें पूंजी चाहिए, ठीक है, और जो लेबर चाहिए, जो मजदूरी चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा चाहिए, कि मतलब हमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा इस टाइप की हमें अगर प्लांटेशन इस टाइप की अगर हमने फार्मिंग करनी है। ये आपको इमेज दिख रही होगी, ठीक है, यहाँ पर बनाना का प्लांटेशन का आपको दिख रहा होगा, बनाना फार्मिंग का। और यहाँ पर ये मेनली इसके लिए, इसके आपको उत्पादन के लिए मेनली जो वहाँ का सर्विस सेक्टर का जो ट्रांसपोर्टेशन वाला एरिया है वो ज़्यादा डेवलप होना चाहिए, क्योंकि अगर टाइम पर आप पहुँचा नहीं पाओगे इन फसलों को, इनका जो भी उत्पादन हुआ है, तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट है, वो जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप होना चाहिए। अब आ गया मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन, क्योंकि यहाँ ये जो प्लांटेशन है मेनली कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, ये काफ़ी जगह जो है ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। आपको ट्रॉपिकल रीजन पता है कि जो एरिया भूमध्य सागरीय रेखा मतलब कि जो इक्वेटर से होकर गुजरता है वो सारा क्या है, ट्रॉपिकल रीजन है। तो मेनली जो रबड़ है, रबड़ कौन सी, मलेशिया में, ठीक है, रबड़ मलेशिया में, कॉफ़ी ब्राज़ील में, और जो चाय है वो भारत में और श्रीलंका। ठीक है, ये सभी एक उदाहरण है जहाँ पर ये प्लांटेशन की जाती है, इस टाइप की जो कमर्शियल फार्मिंग है वो की जाती है। अब हम बात करेंगे मेजर क्रॉप्स की, मेनली जो आमतौर पर हम जो फसलें खाते हैं उनकी हम बात करेंगे। तो जैसे जैसे आपको पता है कि जो जनसंख्या है विश्व की वो बढ़ती जा रही है, तो हमें फूड की ज़रूरत भी तो होगी ना, कि हमें हमारे पास जो एरिया है, हम जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है, पहले 102 करोड़ थी 2001 में सॉरी, उसके बाद 2011 में होगी 121 करोड़ जो भारत की जनसंख्या है। पर जो क्या लैंड था 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर भारत का, क्या वो बढ़ा, नहीं बढ़ा। तो हमारे जो मेजर क्रॉप्स हैं, ठीक है, इसकी लोगों की कमी को पूरा करने के लिए इसको भी हम अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ के बीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो मशीनीकरण है उसका हम इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो लोगों को है इसकी समस्या ना आए। तो मेनली जो हम फसलें उगाते हैं वो कौन कौन सी होती हैं, वीट, राइस, मेज, मिलेट्स, जूट एंड कॉटन। ठीक है, और ये सभी जो फसलें हैं वो उगाते हैं। जो खाने वाली फसलें हैं वो है वीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स। और जो जूट और कॉटन है ये जो इससे हम कपड़े बनाते हैं, सूत बनाते हैं, वो ये हैं। और फाइबर जो होता है, और जो वीवर्ज जो पीने वाली हैं, ठीक है, कौन सी फसलें, पेय फसलें जिसे हम कहते हैं, वो कौन कौन सी हैं, वो है चाय और कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी। अब इन्हीं के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे राइस की। ठीक है, राइस की यहाँ पर आपको दिख रहा होगा राइस कल्टीवेशन के लिए। सबसे पहले आपको पता होगा राइस के उत्पादन के लिए हमें बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, जल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जो राइस है, ठीक है, वो मेजर फूड क्रॉप्स है, कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है, विश्व में हर जगह खाया जाता है जो चावल है। तो ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में उगाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको पानी की जो कमी है वो कम मिलेगी, मतलब कि पानी की जो कमी है वो इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी, मतलब वहाँ पर आपको पर्याप्त रूप से जो पानी है वो मिलेगा आपको, इसलिए इसको ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में इसको उगाया जाता है। उष्णकटिबंधीय जो रीजन है वहाँ पर मेनली उगाया जाता है। और इसको हाई टेम्परेचर की जो तापमान होता है वो ज़्यादा तापमान की ज़रूरत होती है, और आपको हाई ह्यूमिडिटी जो हवा में पानी की नमी है उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जो वर्षा होती है वर्षा, ठीक है, उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मतलब हमें हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई रेनफॉल, इन तीनों की अगर हमें पर्याप्त मात्रा में अगर ये तीनों अवेलेबल होंगे तभी हम राइस को उगा पाएंगे। बात करेंगे कि इसके लिए हम मिट्टी कौन सी लगती है। इसको उगाने के लिए अलोवियल क्लेली सॉइल की जो चिकनी जलोढ़ मिट्टी होती है ना, जो समुद्रों द्वारा या फिर रिवर्स द्वारा लाई जाती है, उसे हम अलोवियल सॉइल कहते हैं, जो कि बहुत ही उपजाऊ होती है। तो इन मिट्टी के द्वारा ही इनका उत्पादन है जो वो अच्छे ढंग से किया जा सकता है, जो कि बहुत समय तक पानी को जकड़ के रोक के रख सकती हैं। और जो चावल का उत्पादन करने वाला जो सबसे बड़ा देश है, जो कि सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, वो है चाइना। ठीक है, चाइना, उसके बाद आता है इंडिया, फिर जापान, फिर श्रीलंका, फिर इजिप्ट जिसे हम मिस्र कहते हैं। ये सभी देश हैं।
और इसके लिए जो फेवरेबल कंडीशंस हैं, ठीक है, वो हमारे भारत में कहाँ कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साल में 2-3 फसलें उगा दी जाती हैं भारत में भी। तो अब हम बात करेंगे वीट। आपको यहाँ पर वीट हार्वेस्टिंग की एक इमेज दिख रही होगी कि वो वीट की फसल की कटाई कर रहे हैं। वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, कि आपको मध्यम जो तापमान है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन, कि आपको बारिश की भी ज़रूरत पड़ेगी जब वो उग रहे होंगे। उगाने के लिए आपको बारिश की ज़रूरत पड़ेगी, और जब हम उसकी कटाई करेंगे उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा तेज़ धूप की ज़रूरत पड़ेगी, कि उस टाइम गर्मी होनी चाहिए। जब भी हम गेहूं की फसल को जब हम काटते हैं तब गर्मी होनी चाहिए। और ये मेनली लोमी सॉयल, दोमट मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी, उसमें इसको उगाया जाता है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ उगाई जाती है, ये USA, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, ठीक है। इन सभी एरियाज़ में, इन सभी रीजन्स में इनको उगाया जाता है। और भारत में इसको सर्दियों में उगाया जाता है, और तभी तो गर्मियों में इसको काटा जाता है। अब आ गया मिलेट्स की बात करेंगे। मिलेट्स क्या होते हैं, दे आर आल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन्स। कोर्स ग्रेन क्या होते हैं, कि जो मोटे अनाज होते हैं, मोटे अनाज वाली जो फसलें होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, मिलेट्स कहते हैं। ये लेस फर्टाइल, जहाँ पर आपको उपजाऊ जो शक्ति है वो ज़्यादा नहीं मिलेगी, फिर भी आप इनका उत्पादन कर पाएंगे। तो ये सैंडी सॉयल कौन सी होती है, जो बलुआ मिट्टी होती है, बालू वाली मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी भी जिसे कह सकते हैं, वहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है। और इसको जो वर्षा की जो ज़रूरत है, ठीक है, इसको ना तो ज़्यादा उपजाऊ शक्ति की ज़रूरत है, ना तो इसको ज़्यादा वर्षा की ज़रूरत है। एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर, जो वहाँ का तापमान है वो भी ठीक ठाक हो, मध्यम रूप से हो, और रेनफॉल भी ठीक ठाक हो, तो हम इसका उत्पादन कर सकते हैं। किसका, मिलेट्स का, जो कि मोटी फसल है, मोटे अनाज वाली फसल है। तो इसमें मेन कौन कौन सी फसलें आती हैं, ज्वार, बाजरा एंड रागी, ठीक है। इनका उत्पादन इंडिया में किया जाता है। और कौन कौन सी कंट्री हैं जो इसका उत्पादन करती हैं, नाइजीरिया, चाइना एंड नाइजर, ये जो सभी कंट्रीज हैं इसका उत्पादन करती हैं। अब हम बात करेंगे मेज। आपको यहाँ पर एक इमेज दिख रही होगी। ये क्या है, ये मक्का है, तो हम इसी की बात करेंगे। इसको कॉर्न भी कहते हैं। तो मेज, इसको हम मॉडरेट टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। किसकी, मॉडरेट टेम्परेचर की, जो तापमान होना चाहिए वो मध्यम रूप से होना चाहिए, और जो रेनफॉल है, और रेनफॉल भी उतनी होनी चाहिए। एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन, की जो धूप है, धूप भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और इसको जो जगह है, ठीक है, वो उपजाऊ शक्ति, जो मिट्टी है वो उपजाऊ होनी चाहिए। और जो इसको उगाया जाता है वो कहाँ कहाँ उगाया जाता है, वो नॉर्थ अमेरिका में उगाया जाता है। और ब्राज़ील आपको पता है ये साउथ अमेरिका में है। चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको, इन सभी जगहों पर ये जो मक्के की खेती है वो की जाती है। अब हम बात करेंगे कपास की। कपास जो होता है कॉटन, इसको जो तापमान है वो बहुत ही ज़्यादा चाहिए, और जो वर्षा है वो कम चाहिए। इतनी ज़्यादा इसको वर्षा नहीं चाहिए। आपको कपास की यहाँ पर इमेज भी दिख रही होगी कॉटन कल्टीवेशन की। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, की मतलब कि 210 दिन, कितने, 210 दिन तक हमें क्या चाहिए, कि जो हमारे वहाँ पर बादल नहीं होने चाहिए, ठीक है, उन दिनों में। मतलब कि आपको जो सूरज की किरणें हैं, ठीक है, जो धूप है वो 210 दिन होनी चाहिए लगातार, फिर ही इस फसल का उत्पादन हो सकता है। और जो यहाँ पर इसकी ग्रोथ के लिए हमें धूप चाहिए होती है। और इसको उगाने के लिए कौन कौन सी जो मिट्टी होती है वो होती है काली मिट्टी, जिसे ब्लैक सॉयल कहते हैं। ब्लैक सॉयल एंड लोवियल सॉयल, मतलब कि जो हमारी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है, और ब्लैक सॉयल होती है। इनका जो है ये मिट्टी इनके लिए उपयुक्त मानी जाती है। किसके लिए, कॉटन के लिए। किसके उत्पादन के लिए, कपास के उत्पादन के लिए। और कपास का उत्पादन करने वाले देश कौन कौन से हैं, वो हैं चाइना, USA, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट, मिस्र, ये सभी हैं जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं। और ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो भी कपड़ा उद्योग होते हैं, इनका जो इस्तेमाल है वहीं पर किया जाता है मेनली, ठीक है, कॉटन का। और अब आप बात करेंगे जूट। क्या होता है, जूट पटसन होता है, और इसे हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, पटसन, यानी कि जूट को हम कहते हैं। और ये कहाँ पर उगाया जाता है, ये अलूवियल सॉयल कौन सी होती है, जलोढ़ मिट्टी, इसको वहाँ पर उगाया जाता है। और जो तापमान है वो कैसा होना चाहिए, वो हाई टेम्परेचर होना चाहिए। जो वहाँ का जो तापमान है वो हाई होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए।
और हैवी रेनफॉल, जो कि वर्षा है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए, और ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए। और यहाँ पर इसको जो उगाया जाता है वो कौन कौन से एरिया में उगाया जाता है, ये ट्रॉपिकल एरिया में उगाया जाता है। और इंडिया एंड बांग्लादेश जो कि सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं जूट का। कौन? इंडिया एंड बांग्लादेश। वैसे जब भारत की डिवीज़न नहीं हुई थी, जब आपको पता है ना ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश था वो भारत से ही बना है, ठीक है, तो वो पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, बाद में उन्होंने नेम चेंज कर लिया था, उसको बांग्लादेश कर लिया था। तो वो जब भारत का हिस्सा हुआ करता था तो जो भारत था वो सबसे ज़्यादा उत्पादन किया करता था। उसके बाद क्या हुआ कि उसकी जो बंटवारा हो गया, ठीक है, उसके वो उन्होंने अपना देश जब ईस्ट पाकिस्तान उधर चला गया ईस्ट में, तो फिर उसके बाद उनका जो हमारा जो उत्पादन था, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले देश थे वो बांग्लादेश में, वो वाला हिस्सा बांग्लादेश में ही चला गया था। तो फिर इस हिसाब से जो भारत था वो फिर पिछड़ गया था किसमें, इसका ज़्यादा उत्पादन करने में, जूट का, क्योंकि वो वाले एरिया बांग्लादेश में ही पड़ा करते थे। अब बात करेंगे कॉफ़ी की। कॉफ़ी क्या थी? कॉफ़ी एंड टीज़ ये बीवर्ज क्रॉप्स थी, ठीक है, कौन सी? जो पेय फसलें होती हैं। कॉफ़ी को उगाने के लिए हमें क्या चाहिए, ठीक है, जो क्लाइमेट है वो वार्म चाहिए, ठीक है, गर्म होना चाहिए, वेट क्लाइमेट होना चाहिए, ठीक है, वेट क्लाइमेट मतलब कि जो पानी की मात्रा है वो उसमें होनी चाहिए। और वेल ड्रेन्ड लोमी सॉयल, लोमी सॉयल कौन सी होती है? दोमट मिट्टी, वो होनी चाहिए। और हिल स्लोप्स आर मोर सूटेबल, कि जो ढलान वाली जो पर्वतीय जो घाटियाँ होती हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं, उसकी जो स्लोप्स होती हैं उसको उगाने के लिए, कॉफ़ी को उगाने के लिए वो बहुत ही उपयुक्त मानी जाती हैं। और जो ब्राज़ील है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कॉफ़ी का। फिर उसके बाद करते हैं कोलंबिया एंड इंडिया। अभी बात करेंगे कि जो टी है, ठीक है, टी क्या है? ये भी एक विबर्ज क्रॉप है। कौन सी? पेय फसलें है। और इसको उगाने के लिए कूल क्लाइमेट, ठीक है, ठंडा क्लाइमेट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल, इसके लिए हमें ज़्यादा वर्षा की ज़रूरत पड़ती है। और इसको, इसके पत्तों को उठाने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा मजदूरी की ज़रूरत पड़ती है, मज़दूरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए हम लोमी सॉयल जो होती है वो बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। लोमी सॉयल जो होती है, टाइप्स ऑफ सॉयल है, और टी को उगाने के लिए वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। और ये जेंटल स्लोप पर उगाई जाती है। और इसमें सबसे ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है। सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले देश कौन कौन से हैं? केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, ठीक है। ये बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जो चाय है उसका उत्पादन करते हैं। अब बात करेंगे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की। अब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या होता है? खेती बाड़ी का विकास, ये क्या होता है? तो हमें पता है हमारी आबादी तो बढ़ती जा रही है, तो हम उनकी कमियों को पूरा करने के लिए फिर जितने भी लोग बढ़ते जा रहे हैं, अब उनको हमने खिलाना तो है ना, कुछ सरकार ने कुछ तो खिलाना है। तो सरकारें क्या करेंगी कि वो देखेंगी कि कोई भी जो वेस्ट लैंड है वो उसका वो ना हो, उसका इस्तेमाल अच्छी तरह से किया जाए। और वहाँ पर जितनी भी जगह है वहाँ पर लोगों के पास अच्छी क्वालिटी के बीज, मशीनीकरण का प्रयोग, लोगों के पास पैसा पहुँचाया जाए कि जो लोन लें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान लोन लें और उसके बाद वो अपना जो फसलों का उत्पादन है वो बड़े अच्छे ढंग से करें। तो इनकी कमियों को पूरा करने के लिए हमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? क्रॉप्ड एरिया, जो कि क्रॉप्ड एरिया क्या होता है कि जहाँ पर हमने फसलों को उगाया है उन एरियाज़ को बढ़ा सकते हैं। नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, कि जो हमने फसलें उगाई हैं उनको भी हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, कि जो हम जैसे कि सारा साल अगर एक किसान एक ही फसल को उगाई जा रहा है, ठीक है, अब उसे शायद ना पता हो कि वहाँ पर हम वो साल में 2-3 फसलों को भी उगा सकता है। कि जैसे कि एक फसल को सारा साल तो नहीं उगाते ना हम, उसमें कुछ हमें टाइम पीरियड भी बचता है, ठीक है, तो उस टाइम पीरियड के दौरान वो कुछ और भी उगा सकता है, तो इससे उसका ही बेनिफिट होगा। और इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज़, कि जो सिंचाई की जो हमें सुविधाएं मिलती हैं उसको इम्प्रूव किया जा सके। टाइम पर अगर किसानों को पानी मिलेगा, उनके खेतों में पानी मिलेगा, तो उनकी जो फसल होगी वो अच्छी होगी। और जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, अच्छे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे। और हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, मतलब कि जो उच्च क्वालिटी वाले बीज हैं जो मोटे अनाज हमें देंगे, ठीक है, अच्छे क्वालिटी के जो अनाज हमें पैदा करके देंगे उन बीजों का हम प्रयोग करेंगे। अब आ गया मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, कि हम मशीनीकरण का जो प्रयोग करेंगे। जैसे कि कुछ किसान ऐसे हैं कि वो सिर्फ पुराने टूल्स होते हैं, जो सिंपल टूल्स होते हैं उनका ही इस्तेमाल करते हैं, तो वो ट्रैक्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि चलो ठीक है हम पशुओं का इस्तेमाल कर लेंगे, उनके छोटे छोटे खेत होंगे। तो इनको मशीनीकरण से इनको थोड़ा सा डेवलप किया जाए, तो इससे क्या होगा, इससे फूड सिक्योरिटी हमने बढ़ानी है। फूड सिक्योरिटी क्या होता है? एक नई टर्म आ गई है। तो खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा क्या होती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
खाद्य सुरक्षा का जो मेन जो एम है, ठीक है, जो इसका जो लक्ष्य है कि हमने जो फूड सिक्योरिटी है वो देश में रहने वाले जितने भी लोग रह रहे हैं, ठीक है, उन सभी को हर टाइम हर समय, ठीक है, कि जो सफिशिएंट खाना है और न्यूट्रिशियस फूड है वो मिले उनको, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम फूड सिक्योरिटी कहते हैं कि कोई भी देश में भूखा ना सोए, उनको हर टाइम हर जगह जो खाने के लिए जो पर्याप्त खाना है वो मिले, क्योंकि इससे उनकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव की जा सके। तो इसको हम क्या कहते हैं, फूड सिक्योरिटी कहते हैं, खाद्य सुरक्षा कहते हैं। अभी बात करेंगे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लाइक पॉपुलेशन यूजिंग प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज कौन सी होती हैं, जो विकासशील देश हैं, जैसे कि भारत है, ये डेवलप्ड कंट्री नहीं है भारत, अभी ये विकसित हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे वो कर रहा है, विकासशील डेवलपिंग कंट्रीज हैं। और जो अमेरिका है वो कौन सा देश है, वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ पर विकास हो चुका है। तो मेनली यहाँ पर जो की जाती है भारत में वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर की जाती है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर की जाती है, जो वहाँ पर आपको पता है जहाँ पर जो फसलें उगाई जाती हैं वो बहुत ही छोटे होल्डिंग्स पर, मतलब बहुत ही छोटे पार्ट्स में उगाई जाती हैं, मोस्टली फॉर सब्सिस्टेंस। अभी आपने इस लेसन में पढ़ा था सब्सिस्टेंस फार्मिंग कौन सी होती है, जो खुद के निर्वाह के लिए फार्मिंग की जाती है। तो मेनली वो खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के गुजारे के लिए जो फसलें उगाते हैं वो भारत में उगाते हैं। और वही बात करें यूएसए, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की, तो वो क्या है, ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं। और ये मेनली कैसी फसलें उगाते हैं, ये मेनली उगाते हैं बेचने के लिए, व्यापारिक तौर पे, वाणिज्यिक तौर पे ये जो फसलें हैं उनका उत्पादन करते हैं। तो मेनली यहाँ पर दो केस दिए हुए हैं, हम उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आपके जनरल नॉलेज के लिए, कि जो इंडिया एंड यूएस का जो सिस्टम है वो कैसा है। एक आप ऐसा भी कह सकते हैं कि डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया की बात करेंगे कि जो भारत में किसान है वो कैसे उगाता है। एक यहाँ पर एक पर्सन की कहानी दी गई है कि एक मुन्ना लाल नाम का बंदा है, वो यहाँ पर फसलों की जो यहाँ पर उत्पादन करता है, ठीक है, वो फसल उगाता है। उसके पास भूमि कितनी है, उसके पास 1.5 जो हेक्टेयर है उसके पास वो धरती है। और यहाँ पर जो वो बीजे खरीदता है, ठीक है, हाई वैरायटी ऑफ जो सीड्स को खरीदता है, ठीक है, अलग अलग मार्केट से हर साल खरीदता है। उसके बाद क्या करता है, वो साल में सिर्फ 2 फसलें ही उगाता है, चावल या वीट मतलब कि जो भी उसके पास गेहूं है, ठीक है, गेहूं या चावल की जो फसल उगाता है, या दालें भी उगा लेता है। तो वो अपने दोस्तों से सलाह लेता है कि हाँ अभी बताओ मैं कहाँ से लोन लूँ, ऐसी कुछ भी वो सलाह ले लेता है। और जो उसके कुछ दोस्त हैं, ठीक है, उसके दोस्त हैं, वो क्या करते हैं, जैसे कि ये तो कई बार इस्तेमाल कर लेता है ट्रैक्टरों का अपने खेतों में, ये अपने ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल कर लेता है, ट्रैक्टर लोन पर ले लेता है ये। और इसके जो दोस्त हैं वो कुछ जानवरों का इस्तेमाल कर रहे हैं अभी भी। और जो इसके पास जो ट्यूबवेल है, ठीक है, ये लोन पर रेंट पर ले लेता है, ठीक है, उनके इसके पास अपना खुद का ट्यूबवेल भी नहीं है, मतलब कि वो अपनी सिंचाई के लिए, अपने खेतों की सिंचाई के लिए ये दूसरों पर निर्भर रहता है। तो आपको सिचुएशन इसकी समझ आ रही होगी कि जो भारत का किसान है वो उसको लोन लेने के लिए फिर बैंकों में जाना पड़ता है, फिर इस प्रकार से वो उसको अपनी जो फसलें हैं उत्पादन होने के बाद साल के एंड में इसको जो स्टोर करने के लिए जगह भी नहीं है इसके पास, तो क्या करेगा ये साल में लास्ट में क्या करेगा कि मुझसे कोई भी फसल कितने में भी खरीद ले, बस मुझे एक बार पैसे चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये मजबूर होकर इसको पता लगेगा कि अच्छा मंडी में तो अभी मेरे फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, कि मतलब जो मेरी फसल है वो बहुत ही सस्ती बिक रही है, तो ये क्या करेगा, उसको ये मजबूरी में बेचनी पड़ेगी क्योंकि इसके पास जगह भी नहीं है। अब वही बात करेंगे, ये तो आपने देखी, ये भारतीय किसान की बात थी, ठीक है, भारतीय किसान की। अब हम बात करेंगे अब फार्म इन यूएसए कि जो एक यूएसए का जो किसान है, ठीक है, उसकी सिचुएशन कैसी है। तो यहाँ पर उसके पास कितनी जो लैंड है, उसके पास लगभग, इसके पास क्या है, लगभग 250 हेक्टेयर धरती, जो 250 हेक्टेयर की इसके पास एरिया है जो यूएसए का किसान है। और वो कौन कौन सी फसलों को उगाता है, वो उगाता है कॉर्न, सोयाबीन, वीट, कॉटन एंड शुगर बीट। और इसका जो यहाँ पर कम से कम, और यहाँ पर जो किसान है इसके पास जिस किसान की बात की गई है, जो हरन की बात की गई है, इसके पास 300 हेक्टेयर की भूमि है, ठीक है, 300 हेक्टेयर की भूमि है। और इसको क्या है, और ये यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा ये इमेज, ठीक है, इसके पास मशीनें हैं, ट्रैक्टर्स हैं, इसको जो सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर इसको वो मिलनी चाहिए वो इसके पास हैं।
और क्या करता है, इसको सरकार की तरफ से पूरा सहयोग है और इसको कभी भी फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है तो ये सभी उसको वहाँ पर टाइम टू टाइम मिल जाता है। और इसके पास स्टोरेज की फैसिलिटीज़ भी हैं। और जो पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है, ये भी है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड्स कि ये इनकी मदद से, इन जहाज़ों की मदद से ये क्या करते हैं, ये स्प्रेड करते हैं। ठीक है, तो आपको पता लग रहा होगा कि इनकी जो खेती बाड़ी है वो कितनी एडवांस्ड है। और जो अगर हम भारत की खेती बाड़ी से कंपैरिजन करेंगे तो बहुत ही कितनी हमारी जो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। मतलब कि हम बहुत ही पुराने साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे यहाँ का किसान भी बहुत ही हेल्पलेस है। तो यहाँ पर वो क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करता है, वो ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करता है, सीड ड्रिल्स का इस्तेमाल करता है, लेवलर का इस्तेमाल कर रहा है, जो कंबाइंड हार्वेस्टर और कितनी सारी मशीनों का प्रयोग कर रहा है। उसके पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी है। इसके यहाँ पर एक कंप्यूटर भी है। ठीक है, एक कंप्यूटर है इस यूएसए वाले किसान के पास जो कि उसे सैटेलाइट से लाइव इमेजेस भेज रहा है कि आपको खेती का जो भी उसकी जितना भी एरिया है उसको सभी वो लाइव देख सकता है और वो यहाँ पर अपना अच्छे ढंग से कोई भी काम है उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो उसका उत्पादन होगा, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा होगा। तो ये हमने ये जो केस दो पढ़े, ठीक है, भारत वाले किसान के और यूएसए वाले किसान के, तो हमने क्या पढ़ा कि जो भारत का किसान है वो एक लेबर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, एक किसान है, ठीक है, गरीब सा किसान है। और वही हम यूएसए वाले की बात करें तो एक बिजनेसमैन, ठीक है, एक बहुत बड़े व्यापारी की तरह, ठीक है, वो उस तरह बिहेव कर रहा है। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिला होगा। तो ये था हमारा चैप्टर। उम्मीद है आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, बहुत सारी जानकारी आपको देखने को मिली होगी। तो उम्मीद है, तो आज हम सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा और आपको अगर कुछ ना समझ आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट देखकर हमें बहुत ही हौसला मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।